अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं कि क्लासेस जो हैं वो रिज्यूम कर दी गई हैं। समर ब्रेक से पहले हमने 7 वीक्स के लेक्चर जो हैं वो हमारे हो चुके थे। 14 लेक्चर आप कह सकते हैं, 14 लेक्चर हमारे हो चुके थे, लेकिन मैं हर वीक को एक ही लेक्चर जो है उसका नंबर देता रहा हूँ। सबसे पहले आज मैं आपको रिवाइज़ करवाऊँगा वो सारा सिलेबस, वो सारे टॉपिक्स जो हम 29 मई तक पढ़ चुके हैं। अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं लेक्चर नंबर 1 हमारा हुआ था 10 अप्रैल को, और 7th वीक का लेक्चर जो है 13 और 14 लेक्चर जो है वो हमारा 29 मई को हुआ था। तो सबसे पहले आज नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम पहले एक दफ़ा गो थ्रू होंगे कि क्या क्या अब तक हम एडवांस ऑडिट में पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको, अगर याद हो तो, आपको आउटलाइन दिखाने के बाद मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में एक केस स्टडी पढ़ाई थी वीरा और पीटर की, जिसमें वीरा जो है एक फ्लावर सेलिंग का बिज़नेस करती है। उसका बिज़नेस अच्छा चलना शुरू हो जाता है तो वो सोचती है कि ना बिज़नेस को डेवलप किया जाए, उसकी एक और ब्रांच बनाई जाए। तो वो पीटर, उसके फ्रेंड को वो रिक्वेस्ट करती है, वो उसके साथ एक स्लीपिंग पार्टनर के तौर पर इन्वेस्टमेंट कर लेता है। इस तरह वो दूसरा स्टॉल लगा लेते हैं, एक एम्प्लॉय हायर कर लेते हैं। लेकिन आफ्टर अ ईयर जब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, तो उनकी प्रॉफिट जो है वो एक्सपेक्टेशन से कम होती है। वहाँ से पीटर के माइंड में डाउट्स क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। उन डाउट्स की वजह से वीरा और पीटर के दरमियान एक डिस्ट्रस्ट क्रिएट हो जाता है। इस डिस्ट्रस्ट की वजह से हमने वहाँ से ये क्लिक किया कि भाई इस डिस्ट्रस्ट को ख़त्म करने के लिए अश्योरेंस की ज़रूरत है कि कोई इंडिपेंडेंट पर्सन जो है वो वीरा और पीटर को आकर अश्योरेंस दे, ताकि उनके दरमियान ये जो डिस्ट्रस्ट है, ये जो डाउट्स हैं, वो ख़त्म हो सकें। तो वहाँ से मैंने आपको बताया जी कि नीड ऑफ अश्योरेंस है। ये जो पीटर को और वीरा को एक दूसरे पर ट्रस्ट को बहाल करने के लिए अश्योरेंस चाहिए। दैट इज़ द पॉइंट वेयर द नीड ऑफ अश्योरेंस स्टार्ट्स। तो फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपके साथ नीड ऑफ अश्योरेंस डिस्कस की थी, उसके 4 पॉइंट्स, 4 नीड ऑफ अश्योरेंस जो है हमने डिस्कस की थी फर्स्ट लेक्चर में। मैं उसको ज़रा रिवाइज़ करवा दूँ। फर्स्ट नीड थी जी, जब एक से ज़्यादा लोग बिज़नेस में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो उनको एक दूसरे पर ट्रस्ट रखने के लिए, एक दूसरे के लिए जो माइंड में डाउट्स होते हैं उनको ख़त्म करने के लिए अश्योरेंस की ज़रूरत होती है। सेकंड नीड ऑफ अश्योरेंस हमने डिस्कस की जी कि जब नंबर ऑफ़ स्टेक होल्डर्स जो हैं वो बढ़ते चले जाते हैं तो आपको लोगों का ट्रस्ट जीतने के लिए, उनके साथ अच्छे रिलेशनशिप बनाने के लिए, स्टेक होल्डर्स का एतमाद जीतने के लिए अश्योरेंस की ज़रूरत होती है। थर्ड नीड ऑफ अश्योरेंस हमने डिस्कस की जी, जब 3 तरह का रिलेशनशिप होगा तो अश्योरेंस की ज़रूरत होगी। अकाउंटेबिलिटी का रिलेशनशिप, स्टीवर्डशिप का रिलेशनशिप और एजेंसी रिलेशनशिप। अकाउंटेबिलिटी रिलेशनशिप ऐसा होता है जब एक पार्टी जो है वो दूसरे को आंसरेबल होती है अबाउट हिज एक्शंस। जैसे वीरा जो है वो आंसरेबल थी पीटर को, और एम्प्लॉय जो है वो आंसरेबल होता है जी पीटर को या वीरा को। इसी तरह स्टीवर्डशिप का रिलेशनशिप एक ऐसा रिलेशनशिप था व्हेन वन पार्टी होल्ड्स द इन्वेस्टमेंट ऑफ अदर पार्टी, जहाँ पर वीरा जो है उसके पास इन्वेस्टमेंट थी पीटर की। दैट्स वाई वीरा जो है वो आंसरेबल है पीटर को। इस वजह से इनके दरमियान स्टीवर्डशिप का रिलेशनशिप है। ये स्टीवर्डशिप का रिलेशनशिप होने की वजह से अश्योरेंस की ज़रूरत है ताकि उनके दरमियान ट्रस्ट जो है वो कायम रहे। इसी तरह हमने डिस्कस किया जी 3 तरह का जो रिलेशनशिप है उसमें एजेंसी रिलेशनशिप के बारे में मैंने बताया था। व्हेन वन पार्टी एक्ट ऑन द बिहाफ ऑफ अदर एंड हैव अ सेकंड रोल, उसके पास इतना इख्तियार हो कि वो अपनी वेल्थ को भी मैक्सिमाइज़ कर सके, तो ऐसे रिलेशनशिप को हम एजेंसी रिलेशनशिप कहते हैं। तो थर्ड नीड ऑफ अश्योरेंस में था जी कि अगर 3 तरह का रिलेशनशिप हो, अकाउंटेबिलिटी, स्टीवर्डशिप, एजेंसी रिलेशनशिप, तो अश्योरेंस की ज़रूरत होती है। फोर्थ नीड ऑफ अश्योरेंस हमने डिस्कस की कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कंपनी में डायरेक्टर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स ने डायरेक्टर्स को इख्तियार दिया होता है, उन्हें वोट के ज़रिए सारी अथॉरिटी दी हुई होती है, पावर ऑफ अटॉर्नी दी होती है।
क्योंकि शेयर होल्डर्स जो हैं वो डायरेक्टली बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं होते, वो मैनेजमेंट का हिस्सा नहीं होते, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्टर्स की होती है। तो डायरेक्टर्स की जिम्मेदारी होती है कि वो कम्युनिकेट करें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएं, प्रॉफिट में अगर कोई वार्निंग, प्रॉफिट में अगर कोई थ्रेट है, प्रॉफिट बढ़ रहा है या कम हो रहा है तो उसके बारे में कम्युनिकेट करें। गोइंग कंसर्न, कंपनी की लाइफ के बारे में बताएंगे, क्या कंपनी गोइंग कंसर्न है या नहीं है। तो ये डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कम्युनिकेट करे जनरल पब्लिक तक, शेयर होल्डर्स तक, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन तक। इसी तरह डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इन्वेस्टमेंट की प्रोटेक्शन करें। इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन किस तरह होगी, लोगों की इन्वेस्टमेंट किस तरह प्रोटेक्ट होगी, जब स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होगा, रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो स्ट्रिक्टली फॉलो किए जाएंगे ऑर्गेनाइजेशन में, तो स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होगा। इसी तरह इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन के लिए रिस्क पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं। रिस्क पॉलिसीज़ का मतलब है जितने भी फ्यूचर थ्रेट्स होते हैं उनको कोप करने के लिए ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जाएं कि रिस्क जो है वो मिटिगेट किया जाए, रिस्क के जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं वो रिड्यूस किए जाएं। ऐसी प्रिपरेशंस की जाएं कंपनी की तरफ से, कंपनी के डायरेक्टर्स की तरफ से, कि रिस्क के नेगेटिव इफ़ेक्ट्स को अवॉइड किया जा सके। तो ये डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि वो कम्युनिकेट करें और इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करें। अब डायरेक्टर्स की कम्युनिकेशन जो है वो एतमाद के काबिल है या नहीं है, वो रिलाएबल है या नहीं है, और डायरेक्टर्स क्या इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्ट करने के लिए इंटरनल कंट्रोल सिस्टम और रिस्क पॉलिसीज़ जो हैं वो बनाए हुए हैं या नहीं बनाए हुए, इस पर अश्योरेंस चाहिए किसी इंडिपेंडेंट पर्सन की। जो ये अश्योरेंस दे के डायरेक्टर ने जो कम्युनिकेट किया है वो ट्रू एंड फेयर है, वो रिलाएबल है, और डायरेक्टर जो हैं उन्होंने इंटरनल कंट्रोल सिस्टम मेंटेन किया हुआ है और रिस्क पॉलिसीज़ बनाई हुई हैं कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी इन्वेस्टमेंट की प्रोटेक्शन के लिए। तो ये फोर्थ नीड ऑफ अश्योरेंस पर्टिकुलरली जो है वो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से है। ये उसकी थोड़ी डिटेल भी हमने डिस्कस की थी कि कम्युनिकेशन का मतलब ये है जी, पीपल जो है वो लोग जो हैं डायरेक्टर्स की कम्युनिकेशन पर ट्रस्ट नहीं करते क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है। प्रॉफिट वार्निंग मतलब एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट सडन राइज एंड फॉल इन प्रॉफिट, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब है इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ ऑनर्स इक्विटी, कैश फ्लो स्टेटमेंट। गोइंग कंसर्न का मतलब है सर्टेनिटी ऑफ लाइफ, कंपनी विल कंटिन्यू फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, क्या कंपनी अपना बिजनेस जारी रख सकेगी या नहीं। इस कम्युनिकेशन के बारे में आपको आउटसाइडर की अश्योरेंस चाहिए ताकि आप उस कंपनी में इन्वेस्ट करके रखें या डिस इन्वेस्ट कर दें। इसी तरह इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा था जी। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन का मतलब है शेयर होल्डर्स की इन्वेस्टमेंट जो है वो कम ना हो, शेयर की प्राइसेस कम ना हो, कंपनी लॉस में ना जाए, ताकि शेयर होल्डर की इन्वेस्टमेंट जो है वो कायम रहे। उसके लिए इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बनाया जाता है और ये डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बनाए। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का मतलब है हर वो एक्शन, हर वो इनिशिएटिव, हर वो डिसीजन, वो कानून, वो पाबंदियाँ, वो रिस्ट्रिक्शन फ्रेम बाय द मैनेजमेंट जो मैनेजमेंट बनाती है टू इंश्योर एवरीथिंग इज़ वर्किंग एज इट शुड, कि हर चीज़ कायदे और कानून के मुताबिक हो, अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन हो। तो ये इंश्योर करना कि क्या डायरेक्टर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफ़िल कर रहे हैं, अश्योरेंस की ज़रूरत है। रिस्क पॉलिसीज़ का मतलब है असेसमेंट ऑफ फ्यूचर कॉन्टिजेंसीज़ और अनसर्टेनिटीज़ एंड परसेप्शन ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस और प्रिपरेशन ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस, कि वो लाहे अमल बनाएँ मुस्तकबिल के लिए, फ्यूचर प्लान बनाएं ताकि नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ रिस्क से बचा जा सके। सो देयर इज़ अ नीड ऑफ अश्योरेंस दैट रिस्क पॉलिसीज़ हैव बीन मेड टू प्रोटेक्ट इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्ट करने के लिए रिस्क पॉलिसीज़ बनाई हुई हैं। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था जिसमें हमने डिस्कस किया जी कि अश्योरेंस की ज़रूरत है। अश्योरेंस का मतलब है कोई इंडिपेंडेंट पर्सन आकर तसल्ली दे कि भाई आपका जो बिज़नेस है उसमें जो ऑपरेशंस हैं वो अच्छी तरह परफॉर्म हो रहे हैं। सेकंड लेक्चर जो है हमारा वो अश्योरेंस एंड इट्स प्रोविजंस पर था कि अश्योरेंस का मतलब क्या है एक्चुअली, अश्योरेंस एक्चुअली कहते किसको हैं, और इसकी प्रोविजंस क्या क्या शराइत हैं, इसकी क्या क्या लवाजमात हैं जो अश्योरेंस में होने चाहिए। ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिट 200 में डिस्कस किया गया है। एक तो अश्योरेंस की डेफिनेशन हम सबसे पहले डिस्कस की थी हमने कि अश्योरेंस का मतलब ये है जी एन एंगेजमेंट, कि ये एक एंगेजमेंट है, एक एग्रीमेंट है। मेरा प्रैक्टिशनर, जहाँ पर एक प्रैक्टिशनर, एक नॉलेजेबल पर्सन को प्रैक्टिशनर कहते हैं, जिसके पास रेलेवेंट वर्क का नॉलेज हो, एक्सपीरियंस हो। एनहांस द कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस एनहांस करता है, मतलब माइंड में जो डाउट्स होते हैं उनको क्लियर करता है, एतमाद दिलाता है। इंटेंडेड यूज़र, जितने भी कंसर्न पार्टीज़ होती हैं जिनका इंटरेस्ट होता है, जो जानना चाहते हैं, जो परेशान होते हैं, जो केयर करते हैं सब्जेक्ट मैटर के बारे में। सब्जेक्ट मैटर कोई भी इशू है कंपनी से रिलेटेड, जैसे पीटर को इशू था जी प्रॉफिटेबिलिटी से रिलेटेड,
बाय अप्लाइंग क्राइटेरिया, जब भी सब्जेक्ट मैटर किसी चीज़ को चेक किया जाता है, किसी क्राइटेरिया के मुताबिक चेक किया जाता है, तो अश्योरेंस का मतलब है एक ऐसा एग्रीमेंट होगा जिसमें एक प्रैक्टिशनर होगा जो कॉन्फिडेंस एनहांस करेगा इंटेंडेड यूज़र्स का सब्जेक्ट मैटर के बारे में, जिस चीज़ की परेशानी है, जिस चीज़ का इशू है, उसके बारे में कॉन्फिडेंस एनहांस करेगा क्राइटेरिया को अप्लाई करके। तो जनरली एश्योरेंस का मतलब है जहाँ पे प्रैक्टिशनर अपनी सेटिस्फेक्शन बताएगा कि वो क्या वो मुतमईन है उस सब्जेक्ट मैटर से या नहीं, एज़ टू द रिलायबिलिटी ऑफ मैटर इन्वेस्टिगेटेड, जो उस मैटर को वो इन्वेस्टिगेट कर रहा है क्या उसके हवाले से वो सेटिस्फाइड है या नहीं है। अगर वो अपनी सेटिस्फेक्शन जो है वो एक्सप्रेस करेगा तो हम कहेंगे जी कि अश्योरेंस है, अश्योरेंस का बेनिफिट होगा। और अगर वो सेटिस्फेक्शन इस सेंस में जो है वो एक्सप्रेस करता है कि वो सेटिस्फाइड नहीं है, मतलब जो सब्जेक्ट मैटर है, जो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन था, वो रिलायबल नहीं है, तो इससे भी लोगों को अश्योरेंस मिलेगी, उनके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, उन्हें वाकई कंफर्म हो जाएगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो अश्योरेंस में देखें ये जो चीज़ें हाईलाइट की गई हैं, एंगेजमेंट, प्रैक्टिशनर, एनहांस द कॉन्फिडेंस, इंटेंडेड यूज़र, सब्जेक्ट मैटर, क्राइटेरिया, इनको वन बाय वन मैंने एक्सप्लेन किया था सेकंड लेक्चर में कि एंगेजमेंट का मतलब है जी एग्रीमेंट बिटवीन बिजनेस एंड अश्योरेंस प्रोवाइडर, मतलब कंपनी और अश्योरेंस प्रोवाइड करने वाले जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं या कोई भी प्रैक्टिशनर है, कोई अकाउंटेंट है जो अकाउंट्स को चेक करता है या इंटरनल कंट्रोल को चेक करता है, जो इन्वेस्टिगेशन करने आता है, वो अश्योरेंस प्रोवाइडर है। प्रैक्टिशनर का मतलब, प्रैक्टिशनर का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है नॉलेजेबल पर्सन के लिए, हैविंग नॉलेज अबाउट बिजनेस एंड हाउ टू प्रोवाइड अश्योरेंस। उसके पास बिज़नेस का नॉलेज भी है और उसके पास अश्योरेंस प्रोवाइड करने का नॉलेज भी है, अश्योरेंस करना भी उसको आती है कि किस तरह अश्योरेंस ली जा सकती है, कॉन्फिडेंस एनहांस किया जा सकता है। देन एनहांस द कॉन्फिडेंस का मतलब है क्लैरिफाइंग द डाउट्स, एक्सेप्ट और रिजेक्ट द स्टांस ऑफ कंसर्न पार्टीज़। डाउट्स को क्लियर कर देना, जो लोगों का स्टांस था, जो लोगों का कहना था, लोगों का पॉइंट था, लोग जिस बारे में डाउटफुल थे उसको एक्सेप्ट कर लेना या रिजेक्ट कर देना। इंटेंडेड यूज़र्स कैसे हैं, वो पार्टीज़ जो कंसर्न्ड होती हैं अबाउट मैटर ऑफ अफेयर्स ऑफ बिज़नेस मैटर्स के बारे में, जो कंसर्न्ड होते हैं, जिनका ताल्लुक़ होता है, जो जानना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयज़ इंटेंडेड यूज़र हैं, शेयर होल्डर्स, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स एंड क्रेडिटर्स, ये सारे इंटेंडेड यूज़र्स हैं। तो अश्योरेंस प्रोविजंस कितनी तरह की थी जी, फिर देख लें एक दफ़ा। एंगेजमेंट 1, प्रैक्टिशनर 2, एनहांस द कॉन्फिडेंस 3, इंटेंडेड यूज़र 4, सब्जेक्ट मैटर का मतलब है जी इट इज़ एन एग्रीमेंट ऑफ अश्योरेंस, सब्जेक्ट मैटर ऑफ 4 टाइप। अश्योरेंस के इस एग्रीमेंट में सब्जेक्ट मैटर 4 तरह का हो सकता है जिसके बारे में आपको अश्योरेंस लेने की ज़रूरत पड़ सकती है किसी इंडिपेंडेंट यूज़र की, इंडिपेंडेंट सर्विस प्रोवाइडर की। वो फाइनेंशियल सब्जेक्ट मैटर हो सकता है, फाइनेंशियल मतलब प्रॉफिटेबिलिटी, एसेट्स, लायबिलिटी, इक्विटी, एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यूज़ के बारे में। नॉन फाइनेंशियल हो सकता है, फॉर एग्जांपल क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट के बारे में जानना है, मार्केट शेयर के बारे में, नंबर ऑफ़ यूनिट्स आउटपुट प्रोडक्शन के बारे में जानना है, कस्टमर कंप्लेंट्स के बारे में जानना है। तो ये नॉन फाइनेंशियल मैटर्स भी हो सकते हैं जिसके लिए आपको अश्योरेंस चाहिए होती है। इसी तरह प्रोसेसेस हैं, कंपनी का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है, परचेज सिस्टम, सेल्स सिस्टम, कैश सिस्टम, इसके बारे में आप अश्योरेंस लेना चाहते हैं। या बिहेवियर है, कंपनी का बिहेवियर मतलब क्या कंपनी रेलेवेंट लॉज को फॉलो कर रही है, इसके बारे में आपको अश्योरेंस चाहिए। या क्या कंपनी के हवाले से कानून है, टैक्स के कवानीन है, फूड डिपार्टमेंट है, SCCP के बनाए गए कवानीन है, क्या उनको फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, इसके बारे में आप इंडिपेंडेंट पर्सन की अश्योरेंस ले सकते हैं। तो सब्जेक्ट मैटर के अगेंस्ट, सब्जेक्ट मैटर को चेक किया जाता है अगेंस्ट क्राइटेरिया का मतलब है वो सेट स्टैंडर्ड्स हैं, वो सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स हैं जिनके मुताबिक आप सब्जेक्ट मैटर को चेक करते हैं। जैसा मैंने पहले भी बताया था कि आप फॉर एग्जांपल कोई क्विज़ देते हैं ना, तो इस क्विज़ को एग्जामिन किया जाता है। क्राइटेरिया क्या होता है, जो लेक्चर्स होते हैं, जो नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, उसके अकॉर्डिंगली चेक किया जाता है कि क्या आपने क्विज़ में वही कुछ रिस्पॉन्ड किया है या नहीं। तो अगर आप बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट लॉज क्या हैं, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, कंपनीज एक्ट है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं, कंपनी का मेमोरेंडम, उसमें भी कंपनी के हवाले से जो है वो मेंशन किया गया होता है कंपनी की प्रोविजंस के बारे में, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे होते हैं, टैक्स लॉज हैं, फूड डिपार्टमेंट के रेगुलेशंस हैं, गवर्नमेंट के बनाए गए SOPs हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ISO की रिक्वायरमेंट्स हैं।
इनके मुताबिक चेक किया जा सकता है कि क्या कंपनी जो है वो उनको फुलफ़िल कर रही है या नहीं कर रही। तो ये हमने लेक्चर डिस्कस किया था जी, जिसमें हमने अश्योरेंस एंड इट्स प्रोविजंस के बारे में डिस्कस किया। तो नीड ऑफ अश्योरेंस सेकंड लेक्चर क्या था, अश्योरेंस एंड इट्स प्रोविजंस। अश्योरेंस एंड अश्योरेंस प्रोविजंस के बाद हमने सेकंड लेक्चर का ही सेकंड पार्ट था, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ अश्योरेंस सर्विसेज के बारे में डिस्कस किया। सबसे पहले नीड ऑफ अश्योरेंस, उसके बाद अश्योरेंस के मीनिंग्स क्या हैं, उसकी प्रोविजंस क्या क्या हैं। देन हमने टाइप्स ऑफ अश्योरेंस सर्विसेज के बारे में डिस्कस किया, जो कि ISA इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिट में 200 में मेंशन है। टाइप ऑफ अश्योरेंस सर्विसेज, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ अश्योरेंस सर्विसेज, एक्सटर्नल ऑडिट, रिव्यू एंगेजमेंट, एग्रीड अपॉन प्रोसीजर एंड कंपाइलेशन एंगेजमेंट। एक्सटर्नल ऑडिट, जिसके बारे में आपने BCom में भी पढ़ा है, आप जानते हैं, बड़े फेमिलियर हैं। बाकी 3 सर्विसेज जो है आपने पहली बार यहाँ पर डिस्कस किया ISA 200 में। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं जी एक्सटर्नल ऑडिट क्या है। एक्सटर्नल ऑडिट के इस टॉपिक में हम क्या डिस्कस करेंगे, एक्सटर्नल ऑडिट की मीनिंग्स, इसकी एक्सप्लेनेशन, इसके पॉइंट्स की, फिर एक्सटर्नल ऑडिट की प्रोडक्ट्स कौन सी होती हैं और लिमिटेशंस क्या हैं एक्सटर्नल ऑडिट में। तो सबसे पहले हमने एक्सटर्नल ऑडिट की डेफिनेशन डिस्कस की। IFAC के मुताबिक मैंने बताया था, बड़ी कम्प्रीहेंसिव डेफिनेशन है। इसकी डेफिनेशन ही पूरे का पूरा एक्सटर्नल ऑडिट जो है उसका चैप्टर समझ लें, एक्सटर्नल ऑडिट की पूरी डिटेल है, उसका स्कोप इस डेफिनेशन से पता चलता है। एक्सटर्नल ऑडिट की डेफिनेशन हमने डिस्कस की थी। द पर्पज़ ऑफ एक्सटर्नल ऑडिट इज़ टू एनेबल द ऑडिटर टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन whether financial statement in all material respects and in accordance with international financial reporting framework। एक्सटर्नल ऑडिट का पर्पस जो है वो क्या है, इनेबल द ऑडिटर, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, एक्सप्रेस एन ओपिनियन एक्सप्रेस करना, ऑडिटर को इस काबिल बनाना कि वो ओपिनियन एक्सप्रेस करे किसके बारे में, वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटीरियल एस्पेक्ट्स के हवाले से और इन अकॉर्डेंस विद इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हवाले से क्या है, एक्सप्रेस ओपिनियन, इसके बारे में राय देना, मटीरियल एस्पेक्ट्स के हवाले से राय देना और इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हवाले से राय देना, ये एक्सटर्नल ऑडिट का पर्पज़ है। तो 1 बाय 1 हमने हर पॉइंट के बारे में डिस्कस किया कि एक्सटर्नल ऑडिट में जो एनेबल द ऑडिटर है, इसका मतलब क्या है कि इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऑडिटर को इस काबिल बनाया जाए, किस तरह ऑडिटर के साथ कोऑपरेट करके, उसको रिक्वायर डॉक्यूमेंट्स देकर, उसको इंडिपेंडेंट बनाकर, असिस्टिंग एंड कोऑपरेटिंग विद ऑडिटर बाय प्रोवाइडिंग रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, स्टेटमेंट्स, वाउचर्स, बिल, जो उसे रिक्वायर्ड है आप उसे वो प्रोवाइड करें। तो इस डेफिनेशन में इसका मतलब क्लियर हो जाएगा, एनेबल द ऑडिटर का ये मतलब है कि आप ऑडिटर के साथ असिस्ट करें। सेकंड पॉइंट था जी एक्सप्रेस एन ओपिनियन, कि ऑडिटर अपनी राय दे। अब एक्सप्रेस एन ओपिनियन स्टैंडर्ड के मुताबिक एक्सप्रेस एन ओपिनियन का मतलब क्या है, एक्सप्रेस एन ओपिनियन का मतलब है इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल ओपिनियन, कि ऑडिटर अपनी आज़ाद खुद मुख्तार राय दे, ऐसी ओपिनियन विच इज़ विदाउट एनी इन्फ्लुएंस, फेवरेटिज़म और बाइसनेस, ऐसी जिस पर किसी का असर ना हो, कोई जानिबदारी ना हो, आज़ाद राय दे वो। एक्सप्रेस एन ओपिनियन का दूसरा मतलब है जी ऑडिटर प्रोवाइड ओनली एक्सपर्ट ओपिनियन, तो ऑडिटर सिर्फ ओपिनियन प्रोवाइड करता है, गारंटी नहीं दे सकता, ना ही वो सर्टिफिकेट दे सकता है, ना ही वो यकीन दहानी करवा सकता है, वो सिर्फ अपनी राय देता है, ये मतलब है एक्सप्रेस एन ओपिनियन का। फिर एक्सप्रेस एन ओपिनियन का तीसरा मतलब ये है कि ऑडिटर एक्सटर्नल ऑडिट में रीज़नेबल अश्योरेंस प्रोवाइड करता है। वो जो ओपिनियन प्रोवाइड करता है उसमें अश्योरेंस होती है लेकिन रीज़नेबल का मतलब है ना बहुत लो लेवल की ना बहुत हाई लेवल की, एब्सोल्यूट अश्योरेंस प्रोवाइड नहीं करता, 100% अश्योरेंस प्रोवाइड नहीं करता, क्योंकि एब्सोल्यूट अश्योरेंस का मतलब है 100% अश्योरेंस, देयर इज़ नो चांसेस ऑफ एरर्स। लेकिन रीज़नेबल अश्योरेंस का मतलब ये है अश्योरेंस विद एक्सेप्टेबल और रीज़नेबल मार्जिन ऑफ एरर, जिसमें गलती के कुछ हद तक इम्कानात हैं लेकिन एक्सेप्टेबल मार्जिन है, बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स नहीं हो सकती। क्योंकि ऑडिटर ओपिनियन देता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरे साल में बनाई जाती हैं, पूरे साल में 365 डेज़ होते हैं और ऑडिटर को ऑडिट करने के लिए सिर्फ 1 मंथ और लेस दैन 1 मंथ मिलता है, तो वो सारी चीज़ों को तो चेक नहीं कर सकता, वो सैम्पलिंग करता है, कुछ चीज़ों को चेक करता है, कुछ चीज़ों को छोड़ देता है। तो दैट्स वाई हम कहते हैं भी ऑडिटर 100% ओपिनियन नहीं दे सकता। एक्सप्रेस एन ओपिनियन का चौथा मतलब ये था जी कि अब ऑडिटर जो ओपिनियन प्रोवाइड करता है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में होता है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ट्रूथ और फेयरनेस के बारे में होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ट्रू होने का मतलब ये है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो इन्फॉर्मेशन हो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हो, फैक्ट्स और एविडेंसेस पर बेस्ड इन्फॉर्मेशन हो, मतलब जो ट्रांजैक्शन है, जो रिकॉर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, उनके एविडेंसेस हों, उनके वाउचर्स हों, उनके बिल्स हों। फॉर एग्जांपल
इलेक्ट्रिसिटी बिल्स आपके पास हों, परचेज़ के वाउचर हों, सेल्स की इनवॉइसेस हों, बैंक स्टेटमेंट्स हों, डेटर्स का रिकॉर्ड हो, तो हम कहते हैं ये ट्रू फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो वैल्यूज़ गिवन हैं उनका रिकॉर्ड हमारे पास है, उनके एविडेंसेस हमारे पास हैं। फेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फेयर मतलब विदाउट एरर, विदाउट बायसनेस एंड अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड रेलेवेंट रूल्स एंड रेगुलेशन। अगर इन्फॉर्मेशन जो है वो अकाउंटिंग रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक हो, इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड की जाए उसमें कंसिस्टेंसी हो, जो जर्नल में है वही लेजर में, जो लेजर में है वही ट्रायल बैलेंस में, ट्रायल बैलेंस में जो कुछ है वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हो, तो हम कहते हैं ये फेयर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि इसमें एरर नहीं है, इसमें बायसनेस नहीं है, इसमें कोई पर्सनल ट्रांजैक्शंस नहीं है, इसमें प्योरली वही ट्रांजैक्शन है जो बिज़नेस पर्पज़ के लिए हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का मतलब ये है जी अकाउंटिंग के कवानीन को फॉलो किया जाए। जैसे अकाउंटिंग का बड़ा अहम कानून है कैपिटल और रेवेन्यू का डिफरेंस, कि कैपिटल आइटम जो है वो बैलेंस शीट में लिखी जाती हैं और रेवेन्यू आइटम्स जो हैं वो इनकम स्टेटमेंट में लिखी जाती हैं। फॉर एग्जांपल एरर जो है किस किस्म का हो सकता है, एरर इज़ दैट फ्यूल इज़ यूज फॉर पर्सनल पर्पसेज एंड रिकॉर्डेड एज अ बिजनेस एक्सपेंस, करेक्ट एलोकेशन ऑफ कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रिसीट, कंसिस्टेंसी एंड अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, ये मतलब है जी फेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। अब जैसा कि हमने इस डेफिनेशन में पढ़ा जी कि इनेबल द ऑडिटर का मतलब, फिर एक्सप्रेस एन ओपिनियन का मतलब, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप जानते हैं 5 तरह की होती है। एक्सटर्नल ऑडिट सिर्फ़ और सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी और नोट्स टू दी अकाउंट। अगर आप एश्योरेंस प्रोविजन के बारे में याद करें तो एश्योरेंस प्रोविजन में हमने कहा था सब्जेक्ट मैटर कोई भी हो सकता है, फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल, प्रोसेसेस, बिहेवियर, लेकिन एक्सटर्नल ऑडिट में जो सब्जेक्ट मैटर है दैट इज़ ओनली फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ही सिर्फ चेक किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट अगर आप डेफिनेशन में देखें तो नेक्स्ट पॉइंट था जी ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में ओपिनियन दी जाती है, उनके ट्रूथ एंड फेयरनेस के बारे में ओपिनियन दी जाती है। इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स क्या देखा जाता है कि क्या वो मटेरियल रिस्पेक्ट्स के हवाले से ठीक हैं या नहीं। मटेरियल रिस्पेक्ट्स, मटीरियलिटी लेवल, मटेरियल रिस्पेक्ट्स कहते हैं हर वो चीज़ मटेरियल है जिसको अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट से निकाल दिया जाए, ओमिट कर दिया जाए या अगर उन्हें गलत लिखा जाए, मिस स्टेट किया जाए, तो फाइनेंशियल के स्टेटमेंट्स के रिज़ल्ट इतने ख़राब हो जाते हैं, इतने इफ़ेक्ट हो जाते हैं कि उसे यूज़र का डिसीजन जो है उस पर असर पड़ता है। इस हद तक जो है वो मिस्टेक हो, मिस स्टेटमेंट हो या ओमिशन हो, उसको हम कहते हैं ये मटीरियल आइटम्स हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जब एग्जामिन किया जाता है, जब उनके बारे में ओपिनियन दी जाती है, तो जो ऑडिटर होता है वो सिर्फ उनकी मटीरियल आइटम्स को ही देखता है, वो ईच एंड एवरी एस्पेक्ट को नहीं देख सकता, ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शंस को नहीं देख सकता, सिर्फ उन्हीं आइटम्स को देखेगा जो मटीरियल हैं, अहम नोयत की हैं। जैसा कि यहाँ पर एग्जाम्पल भी है, पहले हम इसकी डेफिनेशन डिस्कस कर लें जी। एवरीथिंग इज़ कॉल्ड मटीरियल विद रेफरेंस टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच ओमिशन और मिस स्टेटमेंट इफेक्ट्स द डिसीजंस ऑफ द इंटेंडेड यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हर वो चीज़ हमने कहा था जी मटीरियल है जिसको अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट से निकाल दिया जाए या गलत लिखा जाए तो इससे इंटेंडेड यूजर्स के जो डिसीजन है उन पर असर पड़ता है। इन एक्सटर्नल ऑडिटर ओनली चेक द मटीरियल आइटम नॉट ऑल द आइटम। एक्सटर्नल ऑडिट में वो सारी आइटम्स चेक नहीं करता, सिर्फ मटीरियल आइटम्स को चेक करता है। Materiality level is decided at planning stage of audit in meeting between board of director and auditor। Materiality level कंपनी और कंपनी की ऑडिटर के दरमियान बाकायदा एक मीटिंग होती है जिसमें डिसाइड किया जाता है कि ये मटीरियलिटी लेवल होगा। मटीरियलिटी लेवल इज़ डिफरेंट फॉर ईच बिजनेस, हर बिजनेस के लिए मटीरियलिटी लेवल डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल एक ABC कॉर्पोरेशन है, उसका पेड अप कैपिटल $50,000 है, उसका मटीरियलिटी लेवल $500 है। मतलब वहाँ पर जो ट्रांजैक्शन चेक की जाएंगी, जो एरर्स और मिस्टेक्स फाइंड आउट की जाएंगी, वो $500 की रेंज में की जाएंगी। इससे बिलो की एरर्स को, मिस्टेक्स को इग्नोर कर दिया जाएगा, कंसिडरिंग कि भाई उसका वो मैटर नहीं करती, वो इफ़ेक्ट नहीं करती प्रॉफिट पर इतना ख़ास। और XYZ कॉर्पोरेशन है, उसका पेड अप कैपिटल 500,000 है, उसका मटीरियलिटी लेवल $5,000 है। तो हर बिज़नेस के लिहाज से, उसके साइज़ के लिहाज से उसका जो मटीरियलिटी लेवल है वो चेंज हो जाता है। तो देखें जी डेफिनेशन में 4 पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं। एक्सटर्नल ऑडिट की डेफिनेशन में 5 पॉइंट्स है। एनेबल द ऑडिटर टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन ऑल मटीरियल रिस्पेक्ट्स एंड इन अकॉर्डेंस विद इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। और क्या वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के मुताबिक हैं या नहीं। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है ग्लोबलाइजेशन की वजह से टू इंक्रीज़ द अंडरस्टैंडेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अंडरस्टैंडेबिलिटी बढ़ाने के लिए अ स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट हैज़ बिन डिवेल्प बाय द प्रोफेशनल बॉडीज़। एक ऐसा फॉर्मेट प्रोफेशनल बॉडीज़ ने बनाया है कि जो ओवरऑल द वर्ल्ड फॉलो किया जाता है।
ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हर कोई अंडरस्टैंड कर सके, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, उसने दुनिया की किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट की हो, वो अंडरस्टैंड कर सके उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क स्टैंडर्ड बनाए गए हैं, तरीक़ाकार बनाया गया है, फॉर्मेट बनाया गया है कि सारे बिजनेसेस इस फॉर्मेट के मुताबिक अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएं, ताकि जो इन्वेस्टर है उसके लिए आसानी हो, उसकी अंडरस्टैंडेबिलिटी में इजाफा हो। तो ये देखा जाता है एक्सटर्नल ऑडिट में कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के मुताबिक बनाई गई हैं, मटीरियल रिस्पेक्ट्स के हवाले से ट्रू एंड फेयर हैं या नहीं हैं, और उनके बारे में रीज़नेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करता है, गारंटी नहीं देता, सिर्फ अपनी इंडिपेंडेंट ओपिनियन देता है। फॉर एक्सटर्नल ऑडिट इट इज़ नेसेसरी दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी इन अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड फॉर्मेट। एक्सटर्नल ऑडिट देखें जी, क्योंकि ये ISA 200 के मुताबिक कंडक्ट होता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक होता है, दैट्स वाई एक्सटर्नल ऑडिट के लिए ज़रूरी है कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रॉपरली बनी हों। फॉर एग्जाम्पल आपके मोहल्ले में एक जनरल स्टोर है, क्योंकि उसने प्रॉपरली बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं बनाई हुई, तो इसका एक्सटर्नल ऑडिट स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हो ही नहीं सकता। विदाउट स्टैंडर्डाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट द एक्सटर्नल ऑडिट ऑफ द बिज़नेस कैन नॉट बी कंडक्टेड। बिज़नेस का एक्सटर्नल ऑडिट नहीं किया जा सकता अगर जो है वो उसका स्टैंडर्डाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उन्होंने नहीं बनाई हुई। तो ये एक्सटर्नल ऑडिट की डेफिनेशन हमने थर्ड लेक्चर में, सेकंड लेक्चर के सेकंड वीक में डिस्कस की कि एक्सटर्नल ऑडिट के मीनिंग क्या हैं, और एक्सटर्नल ऑडिट के जो डेफिनेशन में जो डिफरेंट पॉइंट्स थे उनको हमने डिस्कस किया। तो ये सेकंड लेक्चर का सेकंड पार्ट था। लेट्स मूव टू द थर्ड लेक्चर। थर्ड लेक्चर में हमने यही जो आउटलाइन का बाकी पोर्शन था, एक्सटर्नल ऑडिट कि प्रोडक्ट्स क्या हैं और लिमिटेशन ऑफ एक्सटर्नल ऑडिट क्या है, इनको डिस्कस किया था। पहले हम इसको डिस्कस करते हैं, फिर जो एश्योरेंस प्रोविज़न जो हमने थर्ड लेक्चर में डिस्कस की थी कि एश्योरेंस सर्विसेज की अदर टाइप्स हैं, रिव्यू, एंगेजमेंट, एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स और कंपाइलेशन, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। अपने थर्ड लेक्चर में हमने एक्सटर्नल ऑडिट के जो बाकी 2 पॉइंट्स थे, एक्सटर्नल ऑडिट की जो प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में और एक्सटर्नल ऑडिट की जो लिमिटेशन हैं उनके बारे में डिस्कस किया था, और इसके साथ साथ हमने अदर टाइप ऑफ एश्योरेंस सर्विसेज जिसमें रिव्यू, एंगेजमेंट, एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स और कंपाइलेशन एंगेजमेंट के बारे में डिस्कस किया था। एक्सटर्नल ऑडिट की प्रोडक्ट्स का मतलब ये है एक्सटर्नल ऑडिट से आपको क्या हासिल होता है। तो एक्सटर्नल ऑडिट की एक प्रोडक्ट है मेन प्रोडक्ट और बाकी हैं बाय प्रोडक्ट्स। मेन प्रोडक्ट मतलब एक्सटर्नल ऑडिट का मेन मकसद क्या था, इसका मकसद था इंडिपेंडेंट ओपिनियन हासिल करना। किसी भी चीज़ के लिए अगर आप जो है वो कोशिश करते हैं तो आपका मकसद है उसकी मेन प्रोडक्ट हासिल करना। तो एक्सटर्नल ऑडिट का मेन मकसद जो है वो इंडिपेंडेंट ऑडिटर ओपिनियन है, जबकि इसकी बाय प्रोडक्ट का मतलब ये है जी कि इसमें आपको और क्या हासिल होता है, आपको ऑडिटर की एडवाइसेज, उसकी सजेशन एंड रिकमेंडेशन हासिल होती हैं अकाउंटिंग सिस्टम के बारे में और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के बारे में। जितनी आपके अकाउंटिंग सिस्टम में डेफिशिएंसीज होती हैं, फ्लॉज होते हैं, वो हाईलाइट करता है, आप उससे एडवाइस ले सकते हैं, उसकी इम्प्रूवमेंट की सजेशन उससे ले सकते हैं, रिकमेंडेशन ले सकते हैं। तो ये मेन प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट है एक्सटर्नल ऑडिट की। लेट्स मूव टू द लिमिटेशंस ऑफ एक्सटर्नल ऑडिट। मैंने तब भी बताया था कि आपने बीकॉम लेवल पर भी एक्सटर्नल ऑडिट के एडवांटेजेस तो पढ़े हैं, लेकिन इसकी लिमिटेशन, इसके नेगेटिव साइड्स को आपने अभी तक डिस्कस नहीं किया। तो एक्सटर्नल ऑडिट की क्या लिमिटेशन है, क्योंकि हम एश्योरेंस सर्विसेज के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो एश्योरेंस सर्विसेज 4 तरह की हैं, जिसमें एक्सटर्नल ऑडिट, रिव्यू, एंगेजमेंट, एग्रीड अपॉन प्रोसीजर और कंपाइलेशन एंगेजमेंट, जिसमें सबसे सुप्रीम क्वालिटी की जो प्रोडक्ट है वो एक्सटर्नल ऑडिट है। बावजूद इसके कि एक्सटर्नल ऑडिट सबसे हाई लेवल की एश्योरेंस सर्विस है, इसमें रीज़नेबल एश्योरेंस होती है, सबसे मैक्सिमम मतलब बाकियों से कंपैरिजन करें तो सबसे ज़्यादा एश्योरेंस सर्विस इसमें प्रोवाइड की जाती है। इन स्पाइट ऑफ दिस फैक्ट इसमें नंबर ऑफ़ लिमिटेशंस हैं, जैसा कि एक्सटर्नल ऑडिट में जो रिपोर्ट ऑडिटर प्रोवाइड करता है उसमें स्पेसिफ़िक लैंग्वेज, स्पेसिफ़िक टर्मिनोलॉजी, एक फॉर्मेट होता है जो सब के लिए, एक आम आदमी के लिए अंडरस्टैंडेबल नहीं होता। मतलब अगर आप कॉमर्स के, बिज़नेस के स्टूडेंट्स नहीं हैं तो आप उसे अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। तो जाहिर सी बात है कंपनी में जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो लेमैन होते हैं, सब लोग तो नहीं बिज़नेस के स्टूडेंट्स होते हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट्स होते हैं कि वो ऑडिट को समझते हों, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की टर्मिनोलॉजी को, या ऑडिट रिपोर्ट में जो वर्डिंग यूज़ की जाती है उसको अंडरस्टैंड करते हों। तो ये जो लिमिटेशंस हैं कि वो एक्सटर्नल ऑडिट अगर
एक्सटर्नल ऑडिट का मेन पर्पज़ ही सिर्फ रिपोर्ट हासिल करना है। वो रिपोर्ट जब लोगों के पास जाएगी, अगर लोग उसे अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे तो उनको कैसे एश्योरेंस मिलेगी। तो ये जो ऑडिट जॉर्गन्स होते हैं, स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी जो एक्सटर्नल ऑडिट रिपोर्ट में यूज़ की जाती है, या आम लोगों के लिए डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड होती है। नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स कैन नॉट अंडरस्टैंड द ऑडिट रिपोर्ट। जब वो ऑडिट रिपोर्ट ही अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे तो उनको एश्योरेंस कैसे मिलेगी, वो फैसला कैसे करेंगे कि उन्हें कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। या फूड डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, अगर उन्होंने कॉमर्स के नहीं पढ़ी हुई, उन्हें ऑडिट का नहीं पता, उन्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का नहीं पता, अकाउंटिंग के बारे में नॉलेज नहीं है, तो वो कैसे उससे एश्योरेंस हासिल करेंगे। सेकंड लिमिटेशन है जी कि ऑडिट जो है ना वो हमेशा पास डाटा का किया जाता है। आज अब प्रेजेंट फॉर एग्जांपल 2020 है ना, तो आज आप जो ऑडिट कर रहे हैं वो इससे प्रीवियस मंथ और इससे प्रीवियस ईयर के डाटा का है। तो हिस्टोरिक और प्रेजेंट जो सिचुएशन होती है, जो पोजीशन होती है कंपनी की फाइनेंशियली, उसमें चेंज आ जाता है। एक महीने में चेंज आ जाता है, कुछ दिनों में चेंज आ सकता है। तो आप जिसको ऑडिट कर रहे हैं और जिसकी रिपोर्ट दे रहे हैं वो ऐसे टाइम पीरियड के बारे में जो गुजर चुका है, तो उसे जो पढ़ने वाले हैं, उस रिपोर्ट से जो एश्योरेंस लेने वाले हैं, वो उस रिपोर्ट को जिस टाइम पर पढ़ेंगे उन्हें कैसे एश्योरेंस मिलेगी, क्योंकि वो तो उस टाइम के बारे में रिपोर्ट पढ़ रहे हैं जो टाइम गुजर चुका है और उन्हें फ़ैसला आज करना है प्रेजेंट में। तो इट मे अफेक्ट द डिसीजन ऑफ इंटेंडेड यूज़र। इस तरह रिस्क असेसमेंट है एक्सटर्नल ऑडिट में, जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये पॉसिबल नहीं होता कि ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन को, ईच एंड एवरी स्टेटमेंट को चेक किया जा सके। तो रिस्क असेसमेंट होती है, ऑडिटर असेस करता है कि कहाँ पर चांसेस हैं मिस स्टेटमेंट होने के। सिर्फ उन्हीं स्टेटमेंट्स को, उन्हीं ट्रांजैक्शंस को चेक करता है जहाँ पर उसके ख्याल से रिस्क है कि यहाँ पर एरर हो सकता है, यहाँ पर मिस स्टेटमेंट हो सकती है, यहाँ पर ओमिशन हो सकती है। तो ऑडिटर से असेसमेंट में मिस्टेक हो सकती है, जाहिर सी बात है। वो कोई मैजिक तो नहीं करेगा कि उसे पता चल जाए कि कहाँ कहाँ पर मिस स्टेटमेंट है। जब वो चीज़ों को गो थ्रू कर रहा होगा, और जाहिर सी बात है सैम्पलिंग की बेस पर गो थ्रू कर रहा होगा, तो कई ऐसे रिस्की एरियाज़ हैं जहाँ पर रिस्क होगा, उनको चेक किया जाएगा, वहाँ से कुछ नहीं निकलेगा, कोई पता नहीं चलेगा। और जिन चीज़ों को छोड़ दिया जाएगा ये समझ करके ये ठीक है, हो सकता है वहाँ पर ही मटेरियल मिस स्टेटमेंट हो। तो रिस्क असेसमेंट होती है, ईच एंड एवरी आइटम को चेक नहीं किया जा सकता। फिर ऑडिटर का ओपिनियन जो है ना सब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव नहीं होता कि आप कहें जी येस और नो में उसने रिप्लाई कर दिया, येस है तो आप इन्वेस्ट करेंगे, नो है तो आप डिसइन्वेस्ट कर लेंगे, या आप कंपनी के बारे में कोई भी फ़ैसला आपने करना है तो आप नहीं करेंगे। भाई सब्जेक्टिव का मतलब एक स्टेटमेंट, एक ओपिनियन होता है, एक तहरीर होती है, एक सब्जेक्टिव ओपिनियन है जिसको आपने खुद असेस करना है और वहाँ से एश्योरेंस गेन करनी है। सब्जेक्टिव में ओपिनियन में हैव डिफरेंट परसेप्शन फॉर डिफरेंट यूज़र, डिफरेंट जो यूज़र्स होते हैं वो उसे डिफरेंटली परसीव करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। फिर इसमें सैम्पलिंग होती है, 100% आइटम को चेक नहीं किया जाता, क्योंकि सैम्पलिंग होती है 100% आइटम्स को चेक नहीं किया जाता। इसी वजह से हम कहते हैं जी इसमें एब्सोल्यूट एश्योरेंस इज़ नॉट पॉसिबल, एब्सोल्यूट एश्योरेंस इसमें पॉसिबल नहीं है। 100% आइटम को जब चेक नहीं किया जाएगा तो फिर 100% एश्योरेंस में नहीं होगी, फिर रीज़नेबल एश्योरेंस होगी। देन लिमिटेशन है जी ओपिनियन बेस्ड ऑन ऑडिटर्स जजमेंट। ओपिनियन जो है ना वो ऑडिटर की जजमेंट पर बेस करती है, नॉट कंक्लूसिव एविडेंस। ऑडिटर की जजमेंट पर ओपिनियन होती है, जो ऑडिटर ने जज किया, समझा, उसने अपने रिमार्क्स दे दिए, उसने अपनी ओपिनियन दे दी। कोई कंक्लूसिव, कोई पैट रिज़ल्ट नहीं होता कि आप, जैसे मैंने बताया कंक्लूसिव एविडेंस का मतलब होता है जी कि आपने स्विच लगाया तो जी फ़ैन चल गया, या आपने पानी में सॉल्ट मिक्स किया, पानी नमकीन हो गया। तो ये कंक्लूसिव एविडेंस है, 2+2 4 कंक्लूसिव एविडेंस है। ऑडिट रिपोर्ट में ऐसा कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं होता, ऑडिटर की जजमेंट के बारे में ओपिनियन होता है। देयर इज़ मे बी अ ह्यूमन एरर बिकॉज ऑडिटर्स जजमेंट इज़ इन्वॉल्व इन इट। तो ये लिमिटेशन है जी एक्सटर्नल ऑडिट की। लिमिटेशंस के बाद मूव करते हैं जी अदर टाइप ऑफ एश्योरेंस सर्विसेज की तरफ। जैसा कि मैंने लेक्चर के शुरू में बताया कि जी एश्योरेंस सर्विसेज जो हैं वो 4 तरह की हैं, एक्सटर्नल ऑडिट, रिव्यू एंगेजमेंट, एग्रीड अपॉन प्रोसीजर और कंपाइलेशन एंगेजमेंट। एक्सटर्नल ऑडिट को हमने कंप्लीट कर लिया, रिव्यू एंगेजमेंट, एग्रीड अपॉन प्रोसीजर और कंपाइलेशन का क्या मतलब है, इनको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं जी। रिव्यू एंगेजमेंट क्या है? रिव्यू एंगेजमेंट का मतलब ये है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिव्यू एंगेजमेंट इज़ टू एनेबल द ऑडिटर टू स्टेट वेदर ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसीजर्स विच डू नॉट प्रोवाइड ऑल द एविडेंसेस रिक्वायर्ड इन ऑडिट anything has come to an auditor's attention that causes that auditor to believe that financial statements are not prepared in all material respects and in accordance with international financial reporting standards। रिव्यू एंगेजमेंट क्या है? इसमें ऑडिटर को इस काबिल बनाया जाता है कि वो इतना ओपिनियन दे दे कि जितने प्रोसीजर उसने अप्लाई किए हैं, जाहिर सी बात है वो सारे प्रोसीजर अप्लाई नहीं कर सकता क्योंकि वो तो एक्सटर्नल ऑडिट में अप्लाई होते हैं,
तो ये उससे लो कैटेगरी की एश्योरेंस सर्विस है, जिसमें जितने प्रोसीजर वो अप्लाई करता है उनकी बेस पर वो कहता है जितने प्रोसीजर मैंने अप्लाई किया ना, मुझे ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला कि जिससे मैं ये कह सकूँ कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो ट्रू एंड फेयर नहीं है। मतलब मुझे कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली जिसमें मैं कह सकूँ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर नहीं है। जबकि एक्सटर्नल ऑडिट में आपने देखा था, उसमें ऑडिटर ओपिनियन देता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर हैं या नहीं है। इन रिव्यू एंगेजमेंट द प्रैक्टिशनर चार्ज लेस फी, जाहिर सी बात है प्रैक्टिशनर जो है वो लेस फी चार्ज करता है। प्रोवाइड लेस एश्योरेंस, इसमें एश्योरेंस का लेवल भी कम होता है। डिग्री ऑफ टेस्टिंग इज़ आल्सो लेस, इसमें जो टेस्टिंग की जाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की वो भी लेस लेवल की होती है दैन द एक्सटर्नल ऑडिट, एक्सटर्नल ऑडिट की निस्बत। इन रिव्यू एंगेजमेंट प्रोसीजर्स आर सेम एज इन एक्सटर्नल ऑडिट बट लिमिटेड इन स्कोप। देखें, रिव्यू एंगेजमेंट भी एश्योरेंस की ही एक टाइप है, इसमें एक्सटर्नल ऑडिट से मिलते जुलते ही प्रोसीजर होते हैं लेकिन लेस लेवल के होते हैं, लिमिटेड इन स्कोप होते हैं। रिव्यू एंगेजमेंट के बारे में कुछ और डिटेल दी, इसमें ओपिनियन जो है वो इस तरह की होती है, नथिंग हैव कम टू माई नॉलेज विच इंडिकेट दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू एंड फेयर। ये नहीं वो कहता ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर है, कहता है नथिंग हैव कम टू माई नॉलेज विच इंडिकेट्स दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट ट्रू एंड फेयर। इन रिव्यू एंगेजमेंट देयर इज़ अ नेगेटिव एश्योरेंस। देखें, आपने एक्सटर्नल ऑडिट में डिस्कस किया था कि वहाँ पर रीज़नेबल एश्योरेंस है, जबकि रिव्यू एंगेजमेंट में नेगेटिव एश्योरेंस इज़ प्रोवाइडेड। नेगेटिव एश्योरेंस को मॉडरेट एश्योरेंस भी कहते हैं। इसका मतलब यह मीन्स लेस इंटेंसिटी ऑफ प्रैक्टिशनर्स कॉन्फिडेंस। प्रैक्टिशनर का जो कॉन्फिडेंस है वो लेस लेवल का होता है, रीज़नेबल लेवल का नहीं होता। सब्जेक्ट मैटर इन द रिव्यू एंगेजमेंट, रिव्यू एंगेजमेंट में जो सब्जेक्ट मैटर इंस्पेक्ट किया जाता है वो फाइनेंशियल भी हो सकता है, नॉन फाइनेंशियल भी, प्रोसेसेस भी, बिहेवियर भी, जबकि एक्सटर्नल ऑडिट में सिर्फ फाइनेंशियल मैटर्स को इंस्पेक्ट किया जाता है। रिव्यू एंगेजमेंट करवाना ये कोई स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट नहीं है, कंपनी के कानून के मुताबिक किसी कंपनी के लिए लाजमी नहीं है कि वो रिव्यू एंगेजमेंट करवाएं। फिर इसमें लेस कॉस्ट होती है, कम फ़ी चार्ज की जाती है। इसकी एग्जांपल जो है इंटरनल ऑडिट रिव्यूज़ जो करवाए जाते हैं उनको रिव्यू एंगेजमेंट कहा जाता है। लेट्स मूव टू द थर्ड टाइप दैट इज़ एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स। एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स क्या है, जिसमें प्रैक्टिशनर क्या करता है वो सिर्फ फैक्चुअल फाइंडिंग देता है, कोई किसी किस्म का ओपिनियन नहीं देता। जैसा कि एक्सटर्नल ऑडिट में भी ओपिनियन है, लाजमी है, और रिव्यू एंगेजमेंट भी ओपिनियन है। ओपिनियन की टाइप ज़रा डिफरेंट है, नथिंग हैव कम टू माई नॉलेज की तरह। लेकिन एग्रीड अपॉन प्रोसीजर में वो किसी किस्म का ओपिनियन नहीं देता, वो सिर्फ हाईलाइट करता है फैक्चुअल फाइंडिंग को। द यूज़र ऑफ द रिपोर्ट, क्योंकि वो ओपिनियन नहीं देता तो यूज़र ऑफ द रिपोर्ट हैव टू जज बाय देमसेल्फ। यूज़र्स को खुद जज करना पड़ता है एंड ड्रा देयर ओन कंक्लूजन, और ख़ुद उन्हें कंक्लूजन ड्रा करनी पड़ती है अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स के मुताबिक। देखा जाए तो एग्रीड अपॉन प्रोसीजर में कोई एश्योरेंस नहीं है, क्योंकि इसमें कोई ओपिनियन ही नहीं है, तो एश्योरेंस कैसी होगी। गिव रिपोर्ट ऑन फैक्चुअल फाइंडिंग, यहाँ पर सिर्फ फैक्चुअल फाइंडिंग के बारे में बताया जाता है। सब्जेक्ट मैटर जो एग्रीड अपॉन प्रोसीजर में है वो फाइनेंशियल भी है, नॉन फाइनेंशियल भी, प्रोसेसेस भी और बिहेवियर भी। यहाँ पर सिर्फ हाईलाइट्स को जो है वो डेफिशिएंसीज को हाईलाइट किया जाता है, कोई रिटर्न ओपिनियन एग्रीड अपॉन प्रोसीजर में नहीं दिया जाता। फोर्थ टाइप ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट हमने डिस्कस की थी, दैट इज़ कंपाइलेशन एंगेजमेंट। कंपाइलेशन एंगेजमेंट क्या है, जिसमें कोई रिपोर्ट नहीं है, कोई इंस्पेक्शन एज सच नहीं है, जैसा कि इन्वेस्टिगेशन में रिपोर्ट दी जाती है, एज सच वो कोई रिपोर्ट नहीं है, ना ही एक्सटर्नल ऑडिट की तरह, ना रिव्यू एंगेजमेंट की तरह, ना एग्रीड अपॉन प्रोसीजर की तरह। इसमें कंपाइलेशन एंगेजमेंट है। कंपाइलेशन एंगेजमेंट क्या होती है कि किसी अकाउंटिंग स्पेशलाइज पर्सन को बुलाया जाता है और उसको कहा जाता है भाई ये हमारे रिकॉर्ड्स हैं, ये हमारी वाउचर्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, इनकी बेस पर हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार कर दो। तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर कर देता है, या आपके सिस्टम उसे बताया जाता है भाई हमने ये चीज़ ख़रीदनी है, ये रॉ मटेरियल है, ये इनडायरेक्ट मटेरियल है, ये डायरेक्ट मटेरियल है हमारे, ये हमारा प्रोसेस है, हमें एक सिस्टम बना दो, परचेज़ का सिस्टम बना दो कि हम परचेजिंग कैसे करें, सेल्स कैसे करें, प्रोडक्शन कैसे करें, क्वालिटी को कंट्रोल कैसे करें। तो इन कंपाइलेशन एंगेजमेंट द प्रैक्टिशनर इज एंगेज इन रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन और ट्रांजैक्शन और कैन डिज़ाइन। तो यहाँ वो आपको बना कर देता है कि इंटरनल सिस्टम, फॉर एग्जांपल परचेज सिस्टम बना कर देता है, सेल सिस्टम बना कर देता है, क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम बना कर देता है। अब वो कंपाइल करके देता है, सिस्टम बना कर देता है, अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स बना कर देता है, तो आपको यहाँ तक सेटिस्फेक्शन हो जाती है भाई ये स्पेशलाइज्ड पर्सन ने बनाई है, तो आप इतने में सेटिस्फाइड हो जाते हैं। अदरवाइज़ इसमें कोई रिटर्न रिपोर्ट नहीं होती, ओपिनियन नहीं होता, दैट्स वाई देयर इज़ नो एश्योरेंस। इसमें भी कोई एश्योरेंस नहीं है। नॉट प्रोवाइड एनी रिपोर्ट, इसमें भी कोई रिपोर्ट प्रोवाइड नहीं की जाती। सब्जेक्ट मैटर जो कंपाइलेशन एंगेजमेंट में है वो फाइनेंशियल भी हो सकता है, नॉन फाइनेंशियल भी, प्रोसेसेस भी और बिहेवियर्स भी हो सकते हैं। एनी बिजनेस कैन प्रिपेयर देयर
फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड इंटरनल सिस्टम फ्रॉम चार्टर्ड अकाउंटेंट, अकाउंटिंग एक्सपर्ट्स और सिस्टम स्पेशलिस्ट कंसल्टेंट एट द एंड ऑफ द ईयर बाय प्रोवाइडिंग हिम प्रॉपर रिकॉर्ड्स। आप प्रॉपर रिकॉर्ड प्रोवाइड करके अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो किसी से भी बनवा सकते हैं, किसी सिस्टम स्पेशलिस्ट से अपने सिस्टम बनवा सकते हैं, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बनवा सकते हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड कंपाइलेशन एंगेजमेंट। अगर कंक्लूजन देखी जाए इस चैप्टर की तो एक्सटर्नल ऑडिट में रीजनेबल अश्योरेंस है, रिव्यू एंगेजमेंट में नेगेटिव और मॉडरेट अश्योरेंस है, जबकि एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स और कंपाइलेशन एंगेजमेंट में कोई अश्योरेंस नहीं है। तो यहाँ तक हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था उसका जो 3 पार्ट्स में हमने उसको कंप्लीट किया, जिसमें हमने स्टार्ट किया नीड ऑफ अश्योरेंस से, अश्योरेंस प्रोविजंस और उसकी टाइप से अश्योरेंस प्रोविजंस पढ़ी, फिर अश्योरेंस की टाइप्स पढ़ी हमने कि एक्सटर्नल ऑडिट है, रिव्यू एंगेजमेंट है, एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स है और कंपाइलेशन है। वो यहाँ पर एंड हुआ। उसके बाद मूव करते हैं जी 4th वीक पर, 4th लेक्चर पर। लेक्चर नंबर 4 में हमने सीए के पास पेपर डिस्कस किए थे, वो ऑनलाइन भी वीडियो अवेलेबल है, आप उसको भी वॉच कर सकते हैं। लेक्चर नंबर 5 को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमने स्टैट्यूटरी ऑडिट एंड रेगुलेशंस के बारे में पढ़ा। कंपनीज एक्ट 2007 के अकॉर्डिंग उसका सेक्शन 222, 3, 5 एंड 9 सब सेक्शन उसका 246 एंड 247 के बारे में हमने पढ़ा। इस चैप्टर की आउटलाइन देखते हैं जी। सबसे पहले आउटलाइन में हमने स्टैट्यूटरी ऑडिट एंड इट्स एडवांटेजेस, स्टैट्यूटरी ऑडिट इन पाकिस्तान, व्हाई स्मॉल कंपनीज आर गिवन एग्जाम्पशन फ्रॉम स्टैट्यूटरी ऑडिट, क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर एंड अपॉइंटमेंट एंड रिम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर। ये चैप्टर हमने डिस्कस किया जिसको हमने 2 लेक्चर में डिस्कस किया, लेक्चर नंबर 5 और लेक्चर नंबर 6 में। स्टैट्यूटरी ऑडिट क्या है? ऐसा ऑडिट जो किसी भी कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक कंपलसरी कर दिया जाए। एक्सटर्नल ऑडिट व्हेन बिकम्स कंपलसरी और मैंडेटरी ऑन ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन थ्रू कंट्री स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशन। जब ऑडिट एक्सटर्नल ऑडिट जो मैंने बताया था सिर्फ एक्सटर्नल ऑडिट ही स्टैट्यूटरी हो सकता है, कंपलसरी हो सकता है। एक्सटर्नल ऑडिट अगर कंट्री स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक कंपलसरी कर दिया जाए तो हम इसको स्टैट्यूटरी ऑडिट कहते हैं। स्टैट्यूटरी ऑडिट या एक्सटर्नल ऑडिट के एडवांटेजेस क्या हैं? स्टैंडर्ड्स के मुताबिक आपको इम्पार्शियल व्यू मिलता है, आपको अकाउंटिंग और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स के बारे में रिकमेंडेशन मिलती हैं और ये पॉसिबिलिटी है कि एक्सटर्नल ऑडिट में एरर्स और फ्रॉड डिटेक्ट हो जाएं। तो ये एडवांटेजेस हैं एक्सटर्नल ऑडिट के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक। दैन स्टैट्यूटरी ऑडिट, पाकिस्तान में स्टैट्यूटरी ऑडिट किन के लिए ऑडिट करवाना लाजमी है? सेक्शन 223 सब सेक्शन 5 एंड 9 में ऑल कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू गेट देयर स्टैट्यूटरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड। पाकिस्तान में तमाम कंपनीज़ के लिए ऑडिट करवाना लाजमी है, माँ सिवाय एक्सेप्ट अ प्राइवेट कंपनी एंड अ सिंगल मेंबर कंपनी हैविंग पेड अप कैपिटल नॉट एक्सीडिंग 1 मिलियन। सिर्फ उन प्राइवेट कंपनी और सिंगल मेंबर कंपनी के लिए ज़रूरी नहीं है जिनका कैपिटल 10 लाख से कम है, 10 लाख से ज़्यादा ना हो अगर, तो फिर उनके लिए लाजमी नहीं है। एंड सच कंपनी इज़ नॉट सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी। अगर ये कंपनी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी हो फिर तो लाजमी है। अदरवाइज़ जो प्राइवेट कंपनी और सिंगल मेंबर कंपनी है जिनका पेड अप कैपिटल जो है 10 लाख से ज़्यादा ना हो, 1 मिलियन मतलब 10 लाख से ज़्यादा ना हो, उनके लिए पाकिस्तान में स्टैट्यूटरी ऑडिट नहीं है, ऑडिट करवाना लाजमी नहीं है। बाकी तमाम कंपनीज़ के लिए पाकिस्तान में स्टैट्यूटरी ऑडिट करवाना लाजमी है। अब वो ऑल कंपनीज़ में कौन सी कंपनीज़ आती हैं जी? कंपनीज़ एक्ट 2017 के मुताबिक तमाम पब्लिक सेक्टर कंपनी, पब्लिक यूटिलिटी कंपनी, पब्लिक होल्डिंग एसेट इन फिड्यूशरी कैपेसिटी, पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी, कंपनी लाइसेंस्ड अंडर सेक्शन 42 एंड 45 ऑफ कंपनीज़ एक्ट, प्राइवेट कंपनी विच इज़ सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी, प्राइवेट लिस्टेड कंपनी, प्राइवेट अनलिस्टेड कंपनी, सिंगल मेंबर कंपनी, सब के लिए लाजमी है। सिर्फ उन प्राइवेट लिस्टेड कंपनी और सिंगल मेंबर कंपनीज़ के लिए लाजमी नहीं है जिनका कैपिटल 1 मिलियन से कम है। उसके बाद चलते हैं जी, वाई स्मॉल कंपनीज आर गिवन ऑडिट एग्जाम्पशन। स्मॉल कंपनीज़ के लिए ऑडिट लाजमी क्यों नहीं है? इस वजह से नहीं है क्योंकि वो ऑडिट एक्सपेंसेस को बियर नहीं कर पाते। उनके जो प्रोसीजर्स हैं, जो परचेज सिस्टम, सेल सिस्टम बड़ा सिंपल सा होता है, अनकम्प्लिकेटेड होता है। उनके प्रॉपर उन्होंने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स नहीं बनाए हुए, तो ऑडिट जाहिर सी बात है तब किया जाएगा जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रॉपर्ली बनाई जाएँ। जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रॉपर्ली होंगी नहीं तो उनके लिए ऑडिट करवाना भी लाजमी नहीं है। फिर फ्यू ट्रांजैक्शंस हैं, ट्रांजैक्शंस की तादाद बहुत कम है जहाँ पर नंबर ऑफ़ फिर एरर्स और फ्रॉड के चांसेस बड़े कम होते हैं, इस वजह से ऑडिट करवाना उनके लिए लाजमी नहीं होता यूजुअली। कंसंट्रेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, क्योंकि बिज़नेस छोटे लेवल का होता है तो जो ऑनर होते हैं वही मैनेजमेंट कर रहे होते हैं, इस वजह से मॉल प्रैक्टिसेस की जो है वो मिस्टेक्स की या फ्रॉड्स के चांसेस बहुत कम होते हैं। लिमिटेड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, थोड़ा सा सिस्टम होता है, थोड़ी सी परचेजेस, थोड़ी सी सेल, छोटी सी शॉप, छोटी सी फैक्ट्री, जहाँ पर चांसेस ऑफ जो है वो ओवरराइड करने के, सिस्टम को ओवरराइड करने के चांसेस बहुत कम होते हैं।
दैट्स वाई स्मॉल कंपनीज आर गिवन ऑडिट एग्जाम्पशंस। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर। पाकिस्तान में ऑडिटर की क्या क्वालिफिकेशन है? तो पाकिस्तान में ऑडिटर की 2 क्वालिफिकेशन है। एक है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हों विद इन द मीनिंग ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑर्डिनेंस 1961 एंड हैविंग वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। ICAP से उन्होंने वैलिड प्रैक्टिस सर्टिफिकेट लिया हो एज क्वालिफाइड टू कंडक्ट द स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ ऑल कंपनीज़। ऐसे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं ये पाकिस्तान में हर तरह की कंपनी को ऑडिट कर सकते हैं, ऑल कंपनीज़ को ऑडिट कर सकते हैं। दूसरी क्वालिफिकेशन ये, अगर कॉस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हो, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑर्डिनेंस 1966 के मुताबिक, और सर्टिफिकेट हो प्रैक्टिस का ICMA P से, और क्वालिफाइड कंपनी सिर्फ ऑडिट कर सकती हैं टू कंडक्ट स्टैट्यूटरी ऑडिट, सिर्फ उन स्टैट्यूटरी ऑडिट कर सकती हैं उन कंपनीज़ का जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं हैविंग पेड अप कैपिटल लेस दैन 3 मिलियन। सब कंपनीज़ को ऑडिट नहीं कर सकती। चार्टर्ड अकाउंटेंट तो हर कंपनी को ऑडिट कर सकते हैं, लेकिन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट सिर्फ उन प्राइवेट कंपनीज़ को ऑडिट कर सकते हैं जिनका कैपिटल जो है वो लेस दैन 3 मिलियन होता है, 30 लाख से कम होता है। प्राइवेट कंपनी विच इज़ सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी होएवर डू नॉट गेट दिस ऑप्शन। इसमें वो प्राइवेट कंपनी शामिल नहीं है जो किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी हैं, तो ये सिर्फ उन प्राइवेट कंपनीज़ का ऑडिट कर सकते हैं जिनका कैपिटल 30 लाख से कम हो। तो पाकिस्तान में ये 2 क्वालिफिकेशन है सेक्शन 247 के मुताबिक। डिसक्वालिफिकेशन क्या है जी? कौन कौन ऑडिट नहीं कर सकता? बेशक वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मैंने जैसे पहले भी बताया था कि देखें चार्टर्ड अकाउंटेंट होना या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट होना ये तो क्वालिफिकेशन के लिए ज़रूरी है। तो डिसक्वालीफाई वही होता है जो पहले क्वालिफाइड होता है लेकिन किसी वजह से उसे डिसक्वालीफाई कर दिया जाता है। तो कौन जी? अगर कंपनी का कोई एम्प्लॉय, कंपनी का कोई ऑफिसर या कंपनी का कोई डायरेक्टर है वो कंपनी को ऑडिट नहीं कर सकते। हर वो पर्सन जो कंपनी का किसी एम्प्लॉय का पार्टनर है, ऑफिसर का पार्टनर है या डायरेक्टर का पार्टनर है, बेशक वो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हो, वो ऑडिट नहीं कर सकता। हर वो शख्स, बेशक वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट है, जो कंपनी के किसी एम्प्लॉय का किसी और बिज़नेस में एम्प्लॉय है, या कंपनी के किसी ऑफिसर का किसी दूसरे बिज़नेस में एम्प्लॉय है, या कंपनी के किसी डायरेक्टर का किसी दूसरे बिज़नेस में एम्प्लॉय है, फिर वो भी नहीं ऑडिट कर सकता जो पिछले 3 सालों में रहा हो कंपनी का डायरेक्टर, कंपनी का ऑफिसर, कंपनी का एम्प्लॉय, मतलब कंपनी छोड़े हुए उसे 3 साल से कम अरसा हुआ हो। बेशक वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, कंपनी उसने छोड़ दी हो, लेकिन उसको कंपनी छोड़े हुए 3 साल से कम अरसा हुआ हो तो वो भी जो है वो ऑडिट नहीं कर सकता। फिर हस्बैंड और वाइफ ऑफ द डायरेक्टर अगर मेल है तो उसकी वाइफ, अगर फीमेल है तो उसका हस्बैंड ऑडिट नहीं कर सकता। कंपनी के क्रेडिटर ऑडिट नहीं कर सकते। द पर्सन हु इज़ इंडेटेड, जो कंपनी का मकरूज़ है, कंपनी के डेटर ऑडिट नहीं कर सकते कंपनी का। एनी पर्सन हु हैव गिवन अ गारंटी और प्रोवाइडेड एनी सिक्योरिटी इन कनेक्शन विद द इंडेटनेस ऑफ एनी थर्ड पर्सन टू द कंपनी और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, हर वो पर्सन ऑडिट नहीं कर सकता जिसने गारंटी जो है वो दी हो, एनी सिक्योरिटी इन कनेक्शन विद द इंडेटनेस ऑफ एनी थर्ड पर्सन, गारंटी दी हो कंपनी के बिहाफ पर। हैज़ अ बिज़नेस रिलेशनशिप विद कंपनी अदर दैन इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिज़नेस, जिसका कंपनी के साथ किसी किस्म का बिज़नेस रिलेशनशिप हो, बेशक वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो ऑडिट नहीं कर सकता। एनी पर्सन, ऐसा भी शख्स ऑडिट नहीं कर सकता जिसके ऊपर कोई फ़र्द जुर्म आयद हुई हो, कोई फ्रॉड करने के ज़िम्मे में पिछले 10 सालों के दरमियान, हाँ 10 साल से ज़्यादा का अर्सा गुजर जाए उस मुकदमे को ख़त्म हुए हुए, उस पर जो मुकदमा हुआ था उसको गुजरे हुए अगर 10 साल से ज़्यादा का अर्सा हो जाए तो फिर वो क्वालिफाइड हो जाएगा। Any person who is not eligible to act an auditor under the code of ethics as adopted by Institute of Chartered Accountant of Pakistan और Institute of Cost and Management Accountant of Pakistan, जिसको पाकिस्तान का जो 2 क्वालिफ़िकेशन है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान जो देता है और इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट जो देता है, अगर उनके मुताबिक वो डिसक्वालीफाई है, वो एलिजिबल नहीं है, कोई कोड ऑफ एथिक्स की ख़िलाफ़ वर्जी उसने की है तो वो भी डिसक्वालीफाई होगा। लिमिटेड कॉरपोरेशन, अगर कुछ ऑडिटर मिलकर, चार्टर्ड अकाउंटेंट मिलकर कोई लिमिटेड लाइबिलिटी वाली कॉरपोरेशन बना लेते हैं तो वो भी डिसक्वालीफाई हैं, कंपनी के शेयर होल्डर डिसक्वालीफाई हैं। कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोई पार्टनर है, अगर उसके कंपनी में शेयर्स हैं तो वो पूरी की पूरी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म, ऑडिट फर्म डिसक्वालीफाई हो जाती है। इसी तरह हर वो शख्स जिसके माइनर चाइल्ड के, जिस ऐसा बेटा उसका, ऐसा बेटी उसकी जिसकी एज जो है वो 18 ईयर से बिलो हो, उसके कंपनी में शेयर्स हों तो वो बाप जो है वो भी डिसक्वालीफाई हो जाता है। लेकिन इस शेयर होल्डिंग्स के बारे में पॉइंट नंबर 7, 12, 13 और 14 के बारे में, इफ़ द फैक्ट अबाउट शेयर होल्डिंग बेशक शेयर होल्डर हों या कंपनी या चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म के जो पार्टनर है उसके शेयर्स हों या उस शख्स के कोई माइनर चाइल्ड के शेयर हों, अगर ये शेयर होल्डिंग का जो इशू है ये अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर के बाद पता चले तो ही और शी इज़ क्वालिफाई हो सकता है। कब?
अगर वो 90 दिन के अंदर अंदर अपने शेयर सेल कर दे तो वो क्वालिफाई हो सकता है। तो ये लेक्चर नंबर 5 हमने यहाँ तक डिस्कस किया था। लेक्चर नंबर 6 में हमने इसी चैप्टर को कंटिन्यू किया था, जिसमें हमने अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर और रिमूवल ऑफ ऑडिटर के बारे में पढ़ा था। अपॉइंटमेंट ऑफ रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर के बारे में पढ़ा था। अपॉइंटमेंट 3 तरह की अपॉइंटमेंट है जी, फर्स्ट ऑडिटर की अपॉइंटमेंट, सब्सिक्वेंट ऑडिटर की अपॉइंटमेंट और कैजुअल वैकेंसी। फर्स्ट ऑडिटर की जो अपॉइंटमेंट है, द फर्स्ट ऑडिटर और द ऑडिटर ऑफ द कंपनी शैल बी अपॉइंटेड बाय द बोर्ड, उसको बोर्ड और डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं विद इन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कंपनी के रजिस्ट्रेशन के 90 दिन के अंदर अंदर। द ऑडिटर और द ऑडिटर सो अपॉइंटेड, जो भी ऑडिटर अपॉइंट होगा वो एनुअल जनरल मीटिंग तक के लिए होगा। अगर 90 दिन के अंदर अंदर डायरेक्टर फेल हो जाते हैं, डायरेक्टर फेल्स टू अपॉइंट द फर्स्ट ऑडिटर विद इन 90 डेज, तो द पावर देयर आफ्टर सॉलिडली वेस्ट विद द कमीशन, तो ये इख्तियार जो है ये फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट करने का, ये सिर्फ और सिर्फ फिर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के पास चला जाएगा। उसके बाद जी अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर। सब्सिक्वेंट ऑडिटर को एनुअल जनरल मीटिंग में वोटिंग के ज़रिए अपॉइंट किया जाता है। मैंने बताया था कि एनुअल जनरल मीटिंग से पहले बाकायदा डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है, जिसमें ऑडिट फर्म्स के नाम शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं, उनसे रिटन कॉन्सेंट ली जाती है कि क्या वो ऑडिट करना चाहते हैं। जब उनकी रिटन कॉन्सेंट आ जाती है, फॉर एग्जांपल 10 फर्म्स के नाम शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं डायरेक्टर्स की मीटिंग में, तो उस शॉर्ट लिस्ट करने के बाद उन 10 को लेटर लिखे जाते हैं, उनसे कहा जाता है कि अपनी कॉन्सेंट बताएंगे क्या आप कंपनी को ऑडिट करना चाहते हैं, तो वो बताते हैं अपनी कॉन्सेंट। फिर उनमें से फॉर एग्जांपल 5 का रिस्पॉन्स आता है भाई वो ऑडिट के लिए अवेलेबल हैं। उन 5 को फिर नाम जो है वो फिर एनुअल जनरल मीटिंग में सर्कुलेट किया जाता है, उस पर मेंबर से वोट लिया जाता है। इस तरह एनुअल जनरल मीटिंग में जो है वो सब्सिक्वेंट ऑडिटर की अपॉइंटमेंट होती है। नोट ये है जी, मेंबर और द मेंबर हैविंग नॉट लेस दैन 10% शेयर होल्डिंग, 10% शेयर रखने वाला जो शेयर होल्डर है उसके पास भी ये इख्तियार है कि वो प्रपोज़ कर सकता है नाम कि भाई इन कंपनीज़ को, इन ऑडिट फर्म्स को ऑडिट के लिए अपॉइंट किया जाए। उसके बाद है जी अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर के बारे में ही है कि अगर एनुअल जनरल मीटिंग में जो ऑडिटर था वो अपॉइंट ना हो सके, कंसेंसस ना हो सके, कंपनी फेल्स टू अपॉइंट ऑडिटर इन एनुअल जनरल मीटिंग और अपॉइंटेड ऑडिटर इज़ अनविलिंग टू एक्ट, या जिसको आपने अपॉइंट किया था वो काम नहीं करना चाहता, देन बोर्ड शैल अपॉइंट द ऑडिटर विद प्रायर अप्रूवल ऑफ द कमिश्नर, तो बोर्ड फिर ऑडिटर को अपॉइंट करता है, SCCP बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं SCCP की अप्रूवल के साथ। उसके बाद थर्ड था जी कैजुअल वैकेंसी की, अगर आपने ऑडिटर को अपॉइंट किया हुआ है, उसकी डेथ हो जाती है या वो छोड़कर चला जाता है, वो रिज़ाइन करके चला जाता है, तो जो कैजुअल वैकेंसी ऑडिटर के ऑफिस में क्रिएट होगी उसका क्या किया जाएगा। एनी कैजुअल वैकेंसी ऑफ द ऑडिटर शैल बी फिल्ड बाय द बोर्ड विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट देयर ऑफ, एनी ऑडिटर अपॉइंटेड टू फिल इन एनी कैजुअल वैकेंसी शैल होल्ड ऑफिस अंटिल द कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। कैजुअल वैकेंसी की सूरत में भी जो भी ऑडिटर अपॉइंट होगा वो भी नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग तक के लिए ही होगा। If director fail to appoint the auditor within 30 days or appointed auditor is unwilling to act, then board जिसको अपॉइंट किया था अगर वो अनविलिंग है या 30 डेज़ गुजर जाते हैं अपॉइंटमेंट को, then the board shall appoint the auditor with prior approval of the commission SCCP। अपॉइंटमेंट हो गया जी। उसके बाद रेम्यूनरेशन हमने डिस्कस की, द रेम्यूनरेशन ऑफ द कंपनी ऑडिटर शैल बी फिक्स्ड, कौन फिक्स करेगा, बाय द कंपनी इन द जनरल मीटिंग, कंपनी फिक्स करेगी जनरल मीटिंग में, बाय द बोर्ड और द कमीशन, बोर्ड और डायरेक्टर करेंगे या कमीशन। कब, अगर बोर्ड अपॉइंट करेगा तो बोर्ड फिक्स करेगा, अगर कमीशन SCCP अपॉइंट करेगी तो SCCP जो है वो रेम्यूनरेशन तय करेगी। तो ये इस चैप्टर में फिर हमने केस स्टडीज़ जो डिस्कस की, इनको आप इनकी वीडियोस देखिएगा, आपको ये रिवाइज़ हो जाएंगी केस स्टडीज़ जो हमने डिस्कस की। तो ये 5th और 6th लेक्चर था जो हमने डिस्कस किया था। लेट्स मूव टू अवर लास्ट लेक्चर, 7th लेक्चर, जिसमें हमने नया टॉपिक स्टार्ट किया था प्रोफेशनल एथिक्स। प्रोफेशनल एथिक्स के बारे में हमने क्या डिस्कस किया था जी, इसको देखते हैं। 7th लेक्चर में हमने ऑडिटर के प्रोफेशन के एथिक्स, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को डिस्कस किया और थ्रेट्स टू द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को डिस्कस किया। इस चैप्टर की आउटलाइन में भी 2 ही टॉपिक थे, प्रोफेशनल फंडामेंटल प्रिंसिपल्स इशूड बाय इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड हैं, इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट बोर्ड है उसने जो इशू किए हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, उनको हमने डिस्कस किया। इंटरनेशनल एथिक्स स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ अकाउंटेंट्स जो है उन्होंने जो प्रिंसिपल इशू किए हैं, जैसे इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्रोफेशनल बिहेवियर, ये वो प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स जो हैं, ऑडिटर्स जो हैं,
उनके लिए ये रूल्स जो हैं ये बनाए गए, स्टैंडर्ड्स बनाए गए, प्रोफेशनल एथिक्स बनाए गए। इन जुलाई 2009 में जो कि इफ़ेक्टिव हुए 1 जनवरी 2011 में कि ऑडिटर को इंटेग्रिटी शो करनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी से काम करना चाहिए, प्रोफेशनल कम्पिटेंसी एंड ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी और प्रोफेशनल बिहेवियर शो करना चाहिए। इंटेग्रिटी का मतलब है ऑडिटर जब ओपिनियन दे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ओपिनियन दे। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है वो बायस्ड ओपिनियन ना दे, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो, उस पर किसी का असर ना हो। प्रोफेशनल कम्पिटेंसी का मतलब है वो केयर के साथ यूज़ रेलेवेंट स्किल्स और नॉलेज का इस्तेमाल करते हुए जो है वो अपना ओपिनियन दे, काम करे अपना। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब है वो जिस कंपनी को ऑडिट करे उस कंपनी के जो सीक्रेट्स हैं उनको सीक्रेट रखे, किसी से शेयर ना करे पर्सनल बेनिफिट के लिए। और प्रोफेशनल बिहेवियर का मतलब है कि वो रेलेवेंट लेजिस्लेशन जो हैं, जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो कावानीन हैं उनको फॉलो करे ऑडिट करने में। अब हमने ये डिस्कस किया जी, सेकंड पार्ट था जी कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ये जो इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कम्पिटेंसी, कॉन्फिडेंशियलिटी और प्रोफेशनल बिहेवियर है, इनको किन चीज़ों से थ्रेट्स हैं, क्या वजूहात हैं कि ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं किए जाते। तो थ्रेट्स टू दीज फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हमने डिस्कस किया। फिर हमने ये भी इससे पहले डिस्कस किया कि ऑडिटर के लिए फंडामेंटल प्रिंसिपल्स फॉलो करने क्यों ज़रूरी हैं। इस वजह से ज़रूरी हैं क्योंकि इन्वेस्टर्स जो हैं वो रिलाई करते हैं ऑडिट रिपोर्ट पर, और ऑडिट रिपोर्ट की बेस पर ही वो फैसले करते हैं। जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं वो ऑडिट रिपोर्ट पर रिलाई करते हैं। इस तरह बिज़नेस कम्युनिटी जो है, जो ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो ऑडिट रिपोर्ट्स पर रिलाई करके कंपनी के बारे में फ़ैसले करते हैं। दिस इम्पोज पब्लिक इंटरेस्ट, इसमें पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है कि प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो अपना ओपिनियन देने में बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड हों, बड़े अनबायस्ड हों, ताकि इसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं जो रीड करते हैं ऑडिट रिपोर्ट को, उनका जो स्टेक है वो डिस्टर्ब ना हो। तो क्या फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को थ्रेट्स हैं जी, क्या ख़तरात हैं कि इनकी वजह से फंडामेंटल प्रिंसिपल जो इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इनको कंप्रोमाइज़ किया जाता है, इनको फॉलो नहीं किया जाता। तो सबसे पहले सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, फिर सेल्फ रिव्यू थ्रेट्स, देन फेमिलियरिटी थ्रेट्स, एडवोकेसी थ्रेट्स एंड इंटीमिडेशन थ्रेट्स। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट्स या सेल्फ रिव्यू थ्रेट्स, ये थ्रेट डिस्कस करने से पहले दो टर्म्स मैंने बताई थी जी। एश्योरेंस फर्म का मतलब है ऑडिट फर्म, और एश्योरेंस क्लाइंट का मतलब है वो कंपनी, वो ऑर्गेनाइजेशन, वो एंटिटी जिसके अकाउंट्स को ऑडिट किया जाना है। सेल्फ इंटरेस्ट कहते हैं जी जब एश्योरेंस फर्म और एश्योरेंस क्लाइंट, ऑडिट करने वाला और ऑडिट जिस कंपनी का होना है, उनके मेंबर्स या उनके आपस में एक दूसरे के साथ कोई इंटरेस्ट हो, एक दूसरे में कोई फ़ायदा हो। व्हेन एश्योरेंस फर्म एंड क्लाइंट हैव सम टाइप ऑफ इंटरेस्ट विद ईच अदर, या एश्योरेंस फर्म का एश्योरेंस क्लाइंट में या एश्योरेंस क्लाइंट का एश्योरेंस फर्म में कोई इंटरेस्ट हो, कोई फ़ायदा हो, वो फाइनेंशियल इंटरेस्ट भी हो सकता है, जैसे शेयर होल्डिंग होना कि एश्योरेंस फर्म के किसी पार्टनर के शेयर्स हैं, या एश्योरेंस जो कंपनी है वो एश्योरेंस फर्म के मेंबर को, ऑडिटर को गिफ्ट देती है बड़ी कंसिडरेबल वैल्यू की, हॉस्पिटलिटी प्रोवाइड करती है, उन्हें लंच डिनर प्रोवाइड किया जाता है, रिहाइश बड़ी आला किस्म की प्रोवाइड की जाती है। तो उन पर एक प्रेशर आ जाता है ऑडिटर्स पर कि उन्हें गिफ्ट्स दिए गए हैं, उन्हें अच्छी उनकी तवाज़ो की गई है, तो उन्हें फिर बात माननी पड़ती है कंपनी के लोगों की। इस तरह लोन एंड गारंटी, अगर किसी एश्योरेंस फर्म ने, देखें जैसे बैंक के ऑडिट होते हैं, तो अगर किसी ऑडिटर ने बैंक से कर्ज़ा लिया हुआ है तो वो बैंक के हवाले से कभी भी इंडिपेंडेंट ओपिनियन नहीं देगा, क्योंकि उस पर प्रेशर होगा कि अगर उसने बैंक के डायरेक्टर या बैंक के किसी मैनेजर के बारे में स्ट्रेट फॉरवर्ड ओपिनियन दे दिया तो वो उससे लोन जो है वो रीपे करने की डिमांड कर सकते हैं। इस तरह गारंटी का भी यही इशू है। ओवरड्यू फ़ी, जब एश्योरेंस फर्म को टाइमली पे नहीं किया जाएगा तो एश्योरेंस फर्म ने अमाउंट वसूल करनी होगी एश्योरेंस क्लाइंट से। तो एश्योरेंस फर्म जो है, ऑडिटर कभी भी दिल लगाकर काम नहीं करेगा, ऑब्जेक्टिविटी से काम नहीं करेगा, प्रोफेशनल कम्पिटेंसी से काम नहीं करेगा। इसी तरह कॉन्टीजेंट फ़ी, ये भी सेल्फ इंटरेस्ट क्रिएट कर देती है। कॉन्टीजेंट फ़ी का मतलब है जी कि एश्योरेंस फर्म या एश्योरेंस क्लाइंट के दरमियान एक ऐसा एग्रीमेंट हो कि भाई अगर आप ऐसे ओपिनियन देंगे, इस किस्म का ओपिनियन देंगे तो इतनी फ़ीस होगी, अगर आप इस कैटेगरी का ओपिनियन देंगे तो इतनी फ़ीस होगी। ये भी जाहिर सी बात है इन्फ्लुएंस करने के लिए होता है एश्योरेंस फर्म को। इसमें भी सेल्फ इंटरेस्ट होता है कि जी इन्वॉल्व होता है जी इतने पैसे हमें मिलेंगे अगर हम इस किस्म का ओपिनियन देंगे, तो बायस्ड ओपिनियन हो जाता है। इसमें भी इंटेग्रिटी जो है वो मेंटेन नहीं रहती। इसी तरह सेल्फ इंटरेस्ट के अदर जो इश्यूज़ हैं वो हैं हाई परसेंटेज ऑफ फ़ी, के ऑडिट फर्म को बहुत ज़्यादा हाई परसेंटेज ऑफ फ़ी ऑफ़र कर दी जाए तो उस पर एक प्रेशर होता है कि उसे कंपनी की बात माननी है, कंपनी के जो ऑफिसर कहते हैं या डायरेक्टर्स कहते हैं उनके मुताबिक ओपिनियन देना है, तो ये एक बायस्ड ओपिनियन हो जाता है। इसी तरह लो बॉलिंग है। लो बॉलिंग का मतलब है ये एश्योरेंस फर्म जो है बहुत कम फ़ी डिमांड करे, कंसिडरेबल लो फ़ी। कंसिडरेबल लो फ़ी का मतलब ये है जी
कि ऐसी फ़ी जो मार्केट में और कोई ना ले रहा हो, ऑडिटर कम फ़ी ले रहा है, इसका मतलब ये इससे इंटेंशन शो होती है कि ऑडिटर जो है, ऑडिट फर्म जो है वो ऑडिट करना चाहते हैं इस फर्म का किसी ना किसी तरह से, क्योंकि उनके अदर ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। तो लो बॉलिंग का मतलब ये है जो एश्योरेंस फर्म डिमांड कंसिडरेबल लो फ़ी, तो ये सेल्फ इंटरेस्ट क्रिएट कर देते हैं। तो सेल्फ इंटरेस्ट की ये रीज़न्स हैं जिनकी वजह से एश्योरेंस फर्म जो है वो इंडिपेंडेंट ओपिनियन नहीं दे पाती। सेल्फ रिव्यू थ्रेट्स का मतलब ये है, देखिए सेकंड टाइप ऑफ थ्रेट्स हैं। सेल्फ रिव्यू का मतलब होता है जी कि आप एग्ज़ामिन करवाएं उन्हीं से, री एग्ज़ामिन करवाएं, रिव्यू करवाएं उन्हीं से जो ज़िम्मेदार हैं इसके। रिज़ल्ट्स आर री एग्ज़ामिन रिव्यूड बाय दोज हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दोज रिज़ल्ट्स व्हेन सेम एश्योरेंस फर्म हैव बीन अपॉइंटेड फॉर एन एक्सटर्नल ऑडिट फ्रॉम होम कंपनी ऑलरेडी टेकिंग सम सॉर्ट ऑफ फाइनेंशियल एंड एडवाइजरी सर्विसेज। जब उन्हीं से ऑडिट करवा लिया जाए जिनसे पहले कंपनी कोई सर्विसेज ले रही हो, मतलब एश्योरेंस फर्म्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर कर देना, इंटरनल ऑडिट की सर्विसेज, वैल्यूएशन, कंसल्टेंसी, टैक्सेशन सर्विसेज, ये वो डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज हैं जो एश्योरेंस फर्म प्रोवाइड करती हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। ऐसी एश्योरेंस फर्म जिनसे आप ऑलरेडी सर्विसेज ले रहे हों, उन्हीं से जब एक्सटर्नल ऑडिट करवाएंगे तो जाहिर सी बात है वो कभी भी इंडिपेंडेंट ओपिनियन नहीं दे पाएंगे। तो इसे सेल्फ रिव्यू थ्रेट्स क्रिएट होगा कि जिनसे आपने पहले भी एग्जामिनेशन करवाई है उन्हीं से री एग्ज़ामिन करवा रहे हैं, जो पहले रिज़ल्ट्स के रिस्पॉन्सिबल हैं आप उन्हीं से री एग्ज़ामिन करवा रहे हैं, रिव्यू करवा रहे हैं। उसके बाद है जी फैमिलियरिटी थ्रेट्स तब होते हैं जब ऑडिट फर्म और एश्योरेंस क्लाइंट, कंपनी और ऑडिटर के दरमियान क्लोज फैमिली और फ्रेंडली रिलेशनशिप हों बिटवीन मेंबर्स ऑफ द एश्योरेंस क्लाइंट एंड एश्योरेंस फर्म, देन इट विल क्रिएट फैमिलियरिटी थ्रेट। तो इसे फैमिलियरिटी थ्रेट्स जो हैं वो क्रिएट हो जाते हैं कि वो एक दूसरे को सेव करने के लिए, एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है वो बायस्ड ओपिनियन देते हैं। इंटीमिडेशन थ्रेट्स होते हैं जब एश्योरेंस फर्म को, ऑडिटर को थ्रेट किया जाए, डराया जाए, धमकाया जाए, उसको उसकी जान की धमकी दी जाए, उसकी फैमिली फियर दिया जाए, उसे झूठे मुकदमे करवाने का जो है वो डर उसको दिया जाए। दिस विल लीड टू द एश्योरेंस फर्म बीइंग अंडर प्रेशर। इससे एश्योरेंस फर्म जो है वो अंडर प्रेशर हो जाती है और वो क्लीन रिपोर्ट दे देती है। लास्ट है जी एडवोकेसी थ्रेट, कि एश्योरेंस फर्म जो है वो एडवोकेसी सर्विसेज भी प्रोवाइड करती हैं। फॉर एग्जांपल एश्योरेंस फर्म जो है वो अकाउंटेंसी स्पेशलिस्ट होते हैं, तो कंपनीज इनको हायर करती है जब कंपनी पे कोई फाइनेंशियल लिटिगेशन होता है, कोई माली लिहाज से कंपनी पे कोई मुकदमा हो जाता है, तो उसमें एडवोकेट के तौर पर इनको अपॉइंट किया जाता है। इसी तरह कंपनी अपने शेयर्स को सेल करने के लिए ऑडिटर्स का सहारा लेती है, तो ये ऑडिटर्स कंपनी के शेयर्स को प्रमोट करते हैं एज एन अंडर राइटर। अगर आप उन्हीं ऑडिटर्स को जिनसे आपने एडवोकेसी सर्विसेज ली हैं उन्हीं को जब एक्सटर्नल ऑडिट के लिए अपॉइंट कर लेते हैं, तो इट विल क्रिएट एन एडवोकेसी थ्रेट के वो जो जिनको आपने एडवोकेट अपना बनाया था, जिनसे आप पहले से सर्विसेज ले रहे थे, वो कभी भी अब आज़ाद राय नहीं दे पाएंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट ओवर प्रीवियस 7 वीक्स लेक्चर्स। उम्मीद है ये लेक्चर आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होगा, क्योंकि इससे आपको दोबारा एक रिफ़्रेश हो जाएगा माइंड में अब तक हमने जो सिलेबस पढ़ा है। तो आज का लेक्चर हम यहाँ पर ही एंड करते हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक में हम नए टॉपिक के साथ जो हैं वो लेक्चर स्टार्ट करेंगे। नया टॉपिक हमारा होगा इंटरनल ऑडिट, जो स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है। बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा मीनिंगफुल चैप्टर है आपके लिए। अब आप लोग क्या करें, इन सब लेक्चर्स को एक दफ़ा आप लोग भी रिवाइज़ कर लें, इसके नोट्स को एक दफ़ा दोबारा रिफ़्रेश कर लें, इसको रीड आउट कर लें। हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक में इसका क्विज़ भी प्लान करेंगे नेक्स्ट आने वाले वीक्स में। अल्लाह ताला हम सब के हामी नासिर हों। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।